वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर। और ये पेपर आपके जो एग्जाम होने वाला है कल और परसों 13 और 14 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के एग्जाम रहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का वैसे बात करें हम पैटर्न जो दिया नहीं गया है, बल्कि हम जो है 12th के पेपर के जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको पेपर दे रहे हैं। इससे पहले मैंने एक पेपर और करवा रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पेपर करेंगे और डिस्कस करेंगे पेपर को। पेपर जो रहता है आपका 70 नंबर का रहता है, 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को करने के लिए पूरा। ठीक है, सामान्य निर्देश आप सभी को पता हो, नहीं पता है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो पेपर है आपका वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी और डी इसमें बांटा गया पेपर। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे आपके 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और सभी एक एक नंबर के होंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपका 18 से लेकर 23 तक इसमें क्वेश्चन रहेगा। इसमें एसए प्रकार के मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों से अधिक नहीं देना है। साथ ही 18वां और 19वां जो क्वेश्चन बोला गया वो स्रोत आधारित प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे सभी 3-3 मार्क्स के रहेंगे। आगे सेक्शन सी रहेगा आपका। सेक्शन सी में 24 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों में आंसर देना है। ये क्वेश्चंस 5-5 अंक वाले होंगे। लास्ट आपका बचता है सेक्शन डी। इस सेक्शन में जो आपका रहेगा वो रहेगा 29 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे। इसमें आप मानचित्र आधारित क्वेश्चन कह ले, ये आपका रहेगा। इसमें आपके 5 उप प्रश्न भी रहेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया गया मानचित्र में भारत के बारे में पूछा है तो उसमें 5 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 पूछे जाएंगे वैसे तो 7 में से कोई कह दिया जाएगा कि 5 का करिए, 5 आपको फिल करिए। तो ये रहता है पैटर्न हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 इन क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 to 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 18 and 19 are source based questions. क्वेश्चन नंबर 24 to 28 in section C are long answer type question. आंसर आपको देना है 120 to 150 वर्ड्स में। आगे देखें हम आपका क्वेश्चन नंबर 29 and 30 in section D are map based questions which have 5 सब पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमने डिस्कस किया जो पैटर्न है एक तरह से पेपर का। आगे हम आते हैं, यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। आपका सेक्शन ए में जैसा कि आपको पता होगा 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सभी एक एक नंबर वाले होंगे, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। कुछ इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो भूगोल की क्या है, भूगोल के बारे में आपने पढ़ा होगा, भूगोल की शाखाओं के बारे में। ठीक है, वैसे भूगोल को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक है भौतिक भौतिक भूगोल और एक है आपका मानव भूगोल। 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे बोला गया भौतिक भूगोल की जो शाखा है वो नहीं है। तो भौतिक भूगोल में आता क्या क्या है, देखिए इसके अंदर जलों के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, जल विज्ञान हो गया, इसके अंदर आप भू आकृति भूमि के बारे में पढ़ते हैं, इसमें आप जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में या वनों के बारे में आप पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो प्रकृति से रिलेटेड आप ऐसे समझ लीजिए, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाती है। मानव के अंदर जो मानव के द्वारा किया जाता है वो इसके अंदर आता है। तो भौतिक भूगोल में की शाखा कौन सा नहीं है, तो मानव शास्त्र राइट आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा ऑप्शन घ। क्योंकि भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान ये सब भौतिक भूगोल की शाखा है। यहाँ पे बोला गया जो शाखा नहीं है तो वो है मानव शास्त्र, जो कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगर हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये राइट हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, यानी सही बोला गया है कि सही मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम धरती पे खड़ा होता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे धरती पे खड़ा है, हम ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो हमने ऊपर के पार्ट को मान रखा है। देखिए जैसे क्या क्या, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल। आगे देखे इसके ऊपर जो माना गया है समताप है। समताप के बाद जो है समताप के बाद आता है, फिर इसके ऊपर चले हम, इसको मैं थोड़ा सही से आपको समझा देता हूँ।
हमने मान लीजिए धरती है ये हमारी, ठीक है? जब धरती के हम ऊपर देखते हैं तो क्या है? आसमान है। हमने उसको भी कई पार्ट में बाँट रखा है। जैसे किस-किस पार्ट में? सबसे पहला जो मंडल है वो है हमारा सौरमंडल। यहाँ पे हम सौरमंडल लिख देते हैं, सौरमंडल। इसके बाद ऊपर चले हम तो आता है समताप मंडल। समताप के बाद आता है ऊपर चले हम तो मध्य मंडल। मध्य के ऊपर चले हम तो आयन मंडल आ जाता है, ठीक है? आयन मंडल। और इसके ऊपर चले हम तो क्या निकल कर आएगा? बाह्य मंडल। यहाँ पे जो बोला गया हमने कई पार्ट 5 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। सौरमंडल जो है धरती के सबसे नजदीक है, ठीक है? फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य आता है, फिर जो आयन मंडल है, फिर सबसे ऊपर जो है वो बाह्य मंडल है। यहाँ पे आप देखिए सबकी दूरी अगर आपने किताब में पढ़ा होगा तो बताया हुआ है सौरमंडल 13 किलोमीटर, जो कि पहला ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब गलत बताया हुआ है, ठीक है? समताप मंडल के बारे में गलत बताया गया है, इसके में भी गलत, इसमें भी गलत। तो ये गलत है, राइट आंसर जो है ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। बाकी आप देख भी सकते हैं समताप मंडल की कितनी है, मध्य मंडल की कितनी, आयन मंडल की कितनी है। बाह्य मंडल जो है लगभग जो है आपका 400 के जो पार किलोमीटर रहता है, ठीक है? उसके ऊपर से स्टार्ट हो जाता है बाह्य मंडल। आगे अगर हम देखें इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है? ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल है, ठीक है? जहां पे आपने देखा होगा ये मान लीजिए सूरज है, तो फिर इसके आसपास क्या है, ठीक है? जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब पृथ्वी है वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ऐसे ग्रह भी है। तो ऐसे कई सारे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। तो उसमें सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, उसमें सबसे बड़ा जो आता है वो आ जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये ग्रह है जो बहुत बड़ा है, ठीक है? दूसरों के मुकाबले में क्या है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हमारे सौरमंडल की यहाँ पे बात हो रही है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो जुपिटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जुपिटर बोलते हैं हम इंग्लिश मीडियम में जो हमारा बृहस्पति ग्रह है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? देखिए पृथ्वी का क्रोड का मतलब आपको समझना है, हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से, अगर मान ले आप ये पृथ्वी है, ठीक है? तो हम इसको जो है कई टुकड़ों में बांट देते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह हमने बांट लिया, ठीक है? और अब जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे हमारा ये पृथ्वी है जिस पे हम खड़े हैं, ठीक है? इसके अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा सबसे नीचे जो भाग आता है वो आता है क्रोड, फिर बीच में आता है मेंटल, ठीक है? और सबसे ऊपर जो हमारा भूपर्पटी है, कुछ इस तरह से है। मैं आपको कुछ इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ चित्र के माध्यम से। यहाँ पे आप समझिए एक पृथ्वी का हमने जो है कट कर लिया है भाग, ठीक है? यहाँ से हमने पृथ्वी का एक भाग जो है कट कर लिया है और ये हमारी पृथ्वी का एक वर्ग आप समझ सकते हैं, एक भाग है, ठीक है? टुकड़ा एक। तो सबसे ऊपर जब हम खड़े रहते हैं उसके नीचे सबसे पहले जो आता है वो आता है भूपर्पटी, ठीक है? भूपर्पटी आता है। इसके नीचे की बात करें हम, दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है मेंटल, और तीसरा जो आता है सबसे नीचे का भाग वो होता है क्रोड, ठीक है? अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर जो है इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। क्रोड के नीचे तक भी बताया गया है, उसके नीचे भी है। लेकिन यहाँ पे क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं पूछा गया है, तो वो हो जाएगा क्रोड जो हमारे ये सबसे नीचे का भाग, यहाँ पे हमें निकिल तथा लोहा पाया जाता है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा, निकिल तथा लोहा हमें क्रोड में मिलता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है चौथा ही इंग्लिश मीडियम में, विच टू जो है सब्सटेंस आर फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है? कोर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल निचला भाग आप कह ले कोर में, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी, निकिल एंड आयरन, ठीक है? ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 5वां है, गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, ठीक है? सौर विकिरण के लिए क्या है, वो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण क्या होता है उसके लिए अपारदर्शी। आप समझिए इस तरह से, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है? या समझ ले ऐसे कुछ इस तरह से, ये हमारी क्या है, धरती है, ठीक है? इस पे व्यक्ति है, इसके ऊपर व्यक्ति रहते हैं। यहाँ से हमारा सूरज है जिससे किरणें आती है, रोशनी आती है, कुछ इस तरह से रोशनी आती है। हमारा जो वायुमंडल है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसको डायरेक्ट नहीं पड़ने देता, बल्कि उसको रोक लेता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया गैस सौर विकिरण की के लिए क्या है, पारदर्शी है, पार हो जाती है। पार्थिव विकिरण क्या होता है, जमीन का जो तापमान रहता है वो गर्म होकर क्या है,
फैलता है, ठीक है, उसका जो तापमान है वो जाता है, उड़ता है, उसका विकिरण क्या है, पृथ्वी पार्थिव विकिरण के लिए क्या है, अपारदर्शी, यानी जाने ही नहीं देता है, उसको वापस ले आता है। तो ये कौन सा है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, गैस इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन एंड ऑक्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है 6 क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। देखिए दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये समझिए पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने दो पार्टों में ऐसे कर रखा है, एक तो नॉर्थ हो गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध आप समझ ले यहाँ पे, और ये हो गया आपका साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध इसको हमने बांट रखा है। उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी, इसको आपको समझने के लिए और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। मैं आपको राइट आंसर निकाल के बता देता हूँ, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलेगी उसी के अनुकरण ये चलेगी, राइट आंसर ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा आपका। बाकी इसको समझने के लिए और डीप जाना पड़ेगा, मैं आपको ये आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने अगर ये पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द winds अराउंड द लो एयर प्रेशर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। इमिटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनानियों के बारे में पूछा गया कि संसार को कितने कटिबंधों में विभाजित किया था, ठीक है। यूनानी जो थे उन्होंने कितने जो ग्रीक्स थे, ठीक है, इंग्लिश में ग्रीक्स बोलते हैं, ग्रीक, यूनानी हिंदी में, इन्होंने कितने पार्टों में कटिबंधों को विभाजित किया था। तो आपने पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीत कटिबंध और आपका जो है शीतोष्ण, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में। ये 3 पार्ट है जिसमें डिवाइड किया गया, उष्ण हो गया, शीत हो गया, शीतोष्ण हो गया। उष्ण क्या होता है, गर्म, ठीक है, गर्म जगह, शीत होता है ठंडा, और यहाँ पे आप समझ ले कि नॉर्मल आप कह सकते हैं गर्म और ठंडा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बराबर ले ले, एक तरह से इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था जिसको बता दिया मैंने। राइट आंसर ऑप्शन 3 जो ऑप्शन खा है 3 वो राइट हो जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द ग्रीक्स डिवाइडेड द वर्ल्ड जो वर्ल्ड है इनटू कितने जोन्स में बांटा गया, वो 3 में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8वां है, भूकंप के बारे में पूछा गया कि भूकंप के उद्गम केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब भूकंप के बारे में आप सभी जानते होंगे, हमारी पृथ्वी है उसके नीचे कई सारी प्लेटें हैं, ठीक है, कई प्लेटें हैं, वो आपस में टकराती है तो क्या आता है, भूकंप आता है, छोटी बड़ी कई सारी प्लेटें हैं। तो जब भूकंप आता है तो जिस स्थान पे आया, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ही ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, भूकंप अगर बहुत तेज निकलता है। जैसे अभी के समय टर्की में जो आया था भूकंप, तो वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई, आपने देखा। तो भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है, मतलब जहां से ये उभरा, ठीक है, यहाँ से उभरा, तो ये क्या है, उद्गम, उद्गम यही केंद्र हो गया, उद्गम केंद्र। और आप देखेंगे इसके बारे में, तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, ये बात सही है, ठीक है, भूकंप से रिलेटेड है। उद्गम केंद्रों को अपकेंद्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, तो ये भी सही है, अलग अलग दिशाओं में चलते हुए पृथ्वी के जो केंद्र है वहां तक वो पहुंचती है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तीनों ही सही है। हमें ऑप्शन देखना है जहां पे तीनों बात की गई है, ऑप्शन जो घ है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें 8 क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है, द प्लेस वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम, ठीक है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज आल्सो कॉल्ड अ एपिक सेंटर, यहाँ पे एनर्जी वेव्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो तीनों ही सही है। यहाँ पे हम देखें तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मिलान से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया कि सही मिलान कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सिद्धांत दिए है और ये जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति है, यहाँ पे सिद्धांत क्या क्या है, स्थिर अवस्था, हॉयल इसने दिया है, सही है ये।
द बिग स्प्लिट सर जेम्स जीन्स, ठीक है, तो ये वाला जो गलत हो जाएगा। बाकी बिग बैंग, एडविन हबल एंड निहारिका जो परिकल्पना है वो लॉपलेस। तो राइट आंसर हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन जो ख है वो सही है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन ख। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है उनके नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर जो है बी निकल कर आ जाएगा, सर जेम्स जीन्स, ठीक है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। तो हम देखें गोदावरी नदी के बारे में, तो ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये बात सही है। इसे दक्षिण गंगा के नाम, दक्षिण की गंगा, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। पैन गंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता जो है मजरा, इसकी सहायक नदियां है, ये भी सही है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो घ है वो हमारा सही हो जाएगा, निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गोदावरी रिवर। ये ऑप्शन कहा गया है, इट इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, ठीक है, ये सही है। इट इज नोन एज जो है दक्षिण गंगा, ये भी सही है। पैन गंगा, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया एंड मंजरा आर इट्स जो है ट्रिब्यूटरीज। एंड ऑप्शन डी आपका जो है ये सही निकल कर आ जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये इसको रिलेट नहीं करता ऑप्शन डी, द रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण की तरह क्वेश्चन है। कथन क्या बोला गया है, दक्षिण भारत की नदियों का बहाव जो है मानसून ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे भारत को अगर आप देखें तो भारत के दक्षिण की बात हो रही है, ठीक है, भारत के अगर हम दक्षिण की तरफ देखें, भारत के दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण का भाग ये आता है, ठीक है। तो यहाँ की तरफ देखें तो मानसून ऋतु में क्या है कि नदियों का जो बहाव है, नदियां चलती जो जाती है उसका पानी, तो उसका बहाव क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। इसका इन्होंने रीजन दिया है, दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति क्या है, वर्षा के द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये सही है। राइट आंसर हमारा जो है दोनों ही सही है और सही व्याख्या है। तो वर्षा द्वारा जो है नियंत्रित होती है, वर्षा अगर तेज है तो बहुत तेज इसका बहाव बढ़ जाएगा, कम है तो कम रहेगा। ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टेटमेंट जो दिया गया है, द फ्लो ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इंक्रीजेस जो है कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। स्टेटमेंट 2 क्या है, द फ्लो ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय रेनफॉल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत को अनेकता में एकता वाली जो धरती है निम्न कारणों से कहा जा सकता है। भारत अगर हम देखें पूरे भारत को, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आपको विविधता देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इसीलिए ये यूज हुआ है कि भारत में क्या अनेकता और एकता, अनेकता में एकता वाली धरती है। यहाँ पे आप देखेंगे धर्म, कई धर्म है, ठीक है, संस्कृति बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर आप जाएंगे तो दूसरी जगह पर, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पर्यावरण के आधार पर देखेंगे तो वहां पे पर्यावरण अलग है। यहाँ पे मौसम देखेंगे तो मौसम भी यहाँ पे बहुत जगह अलग अलग पाया जाता है। यहाँ की अगर हम आकार भौगोलिक विशेषता देखें तो बहुत जगह जगह जाकर ही हम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये सब आप देखेंगे, यहाँ पे विविधता है, लेकिन क्या है फिर भी एकता वाली धरती है। क्या कारण है, बृहत भौगोलिक आकार, यानी बहुत बड़ा भौगोलिक आकार है भारत का, ये बात सही है। पर्यावरणीय विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। सांस्कृतिक बहुलता है, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत को अनेकता में एकता वाली धरती इन कारणों से कहा जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ आप देखेंगे डायवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, भारत एक है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसे देखिए, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो। राइट आंसर ऑप्शन जो डी है, जैसे लार्ज जियोग्राफिकल साइज देख ले, हम एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी देख ले, कल्चरल जो है प्लुरलिज्म और ऑल ऑफ द, ठीक है, तो राइट आंसर निकल कर आ गया आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो वर्ल्ड को अगर हम देखें तो बहुत सारे देश है जो भारत से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया भारत से बड़े नहीं है। जैसे कनाडा आप देख ले तो कनाडा जो है वो बड़ा है भारत से, वो उत्तरी अमेरिका अगर आप महाद्वीप देखेंगे तो वहां पे आता है। ऑस्ट्रेलिया देख ले, ऑस्ट्रेलिया को खुद से ही एक महाद्वीप का ही नाम दिया जाता है,
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जबकि एक देश है, ये भी भारत से बड़ा है। फ्रांस छोटा है, ब्राजील बड़ा है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका में आता है। ऑस्ट्रेलिया आपका जो है ओशिनिया महाद्वीप है, ठीक है, इसको ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है, उसमें आता है। और फ्रांस जो है वो यूरोप में आता है, जो कि भारत से साइज में छोटा है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो ग है, फ्रांस, वो सही हो जाएगा। ये भारत से छोटा है। आगे हम देखें अगला, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिगर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, तो फ्रांस राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, फ्रांस आके आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है। अब देखिए, ऐसे अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, हमारा आप अगर मैप भी देखेंगे तो वहां पे कई सारी रेखाएं होकर गुजरती है वर्ल्ड को, ठीक है, कुछ इस तरह रेखाएं गुजरती है, आपने देखा होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, हमने मान रखा है पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, वो क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं हम उसे। इसके अलावा जो है भारत, अगर आप देखेंगे, भूमध्य रेखा पर नहीं है बल्कि उसके ऊपर है, यहाँ की साइड अगर आप देख ले भारत को, तो यहाँ की साइड है। तो ये कौन से रेखा जो है होकर गुजरती है भारत के ऊपर से, ठीक है, भारत यहाँ से ऐसे ऐसे बना है, जो कि कर्क रेखा से होकर, कर्क रेखा जो है भारत के ऊपर से होकर गुजरती है। ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। हम देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसमें टोटल 8 राज्य है जो कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत की। कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। आपने ये राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। आगे अगर हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, 15 से 17 तक जो क्वेश्चन दिए हैं आपके, एमसीक्यू ही है ये क्वेश्चन, लेकिन ये आपके क्या है, केस स्टडी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन, ये आपका केस स्टडी दिया हुआ है। हम क्वेश्चंस की तरफ चले, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 15वां, जैसे निम्न में से कौन जो है भूगोल का एक उपागम नहीं है। तो आपके सामने ये दिया हुआ है ऑप्शन, कौन सा है जो भूगोल का एक उपागम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भौतिक भूगोल नहीं, मानव भूगोल की बात हो रही है, भूगोल का ही उपागम नहीं है। अगर आप इसे पढ़ेंगे गद्यांश को, जो आपका केस स्टडी दिया हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको ढूंढ के ही दिखाता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप क्या है जाएंगे और उसे ढूंढ के ही करेंगे। पहले से आंसर आपको पता कुछ क्वेश्चन के होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, आप गद्यांश में जाके ही पता करते हैं। तो एक बार आप जरूर जो है इन क्वेश्चन को देखें और गद्यांश में जाए और देखें कि इसका राइट आंसर हमें क्या निकल रहा है इसके अंदर। ठीक है, आगे आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे बोला गया है, निम्न में से कौन एक प्रकृति का अनिवार्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है, वन हो गया, विविधता हो गया, मानव या उपरोक्त सभी। यहाँ पे एक बात किया गया, एक अनिवार्य अंग है, मुझे ऐसा लगता है राइट आंसर अगर आप इसके अंदर देखें, तो एक बार हम देखते हैं इसके अंदर प्रकृति का अनिवार्य अंग है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही सही होना चाहिए, बाकी आपका मानव भी हो सकता है, ठीक है, और उपरोक्त सभी ऑप्शन घ, ज्यादातर राइट आंसर ऑप्शन घ के, क्योंकि प्रकृति का अनिवार्य अंग जो है वो है मानव, विविधता और वन, ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन घ राइट लग रहा है। बाकी मैंने आपको जो है ये पैराग्राफ दिखा दिया है, आप इसे जरूर पढ़े पूरा, इसे पूरा पढ़ेंगे मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसको मैं पूरा पढ़ के आपको ढूंढ के बताऊं। ऐसे क्वेश्चंस का मैंने बताया कि मैं आपके सामने ही आंसर खोज के बताता हूँ। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चन मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन 17वां है, निम्न में से किस उपागम में एक लक्ष्य, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध का, प्रादेशिक का, क्षेत्रीय का, इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें किस उपागम का जो है एक तथ्य का जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए विषय वस्तु उपागम है, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर जो है अध्ययन किया जाता है। विषय वस्तु उपागम आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन आप अगर ऊपर देखेंगे पैसेज की गद्यांश की तरफ, तो यहाँ पे स्टार्ट जो लाइन हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे विषय वस्तु का मतलब बताया हुआ क्रमबद्ध, ठीक है, ब्रैकेट में दिया जाता है, जिसका यही मीनिंग होता है क्रमबद्ध। तो राइट आंसर हमें क्रमबद्ध लिखना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रमबद्ध। तो ऑप्शन जो क है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे तो रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 15 टू 17, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे जरूर पढ़ें। पहले आपको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर उसमें ढूंढने हैं। 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ज्योग्राफी। आपको बताना है कमेंट में क्या राइट आंसर है इसका। आगे हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेचर। आपको बताना है ह्यूमन है कि ऑल ऑफ द अबव है। राइट आंसर ऑप्शन डी लग रहा है। एंड हम 17वां क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस जो है फेनोमेनन इज स्टडीड जो है ग्लोबली। ठीक है, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए सीरियल। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17वां। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन 18वां और 19वां क्वेश्चन जैसा कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें बताया गया निर्देश में, 18वां और 19वां जो क्वेश्चन रहेगा वो केस स्टडी रहेगा, मतलब स्रोत आधारित क्वेश्चन ही रहेगा। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते, पूछा गया जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप इसको गद्य इसमें जो आपका दिया हुआ है स्रोत इसमें पढ़ सकते हैं। भूपृष्ठ से वायुमंडल के अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होने की संकल्पना को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, मतलब भूपृष्ठ से जो है वायुमंडल के अप्रत्यक्ष रूप से अगर वायुमंडल जो है वो गर्म हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस जो है प्रभाव। आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल होती है, तो यहाँ पे आप इसको स्रोत में ही देख लेंगे। ग्रीन हाउस गैसें में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। ठीक है, तो ये चीजें शामिल है इसके अंदर। आगे देख ले हम ग्रीन हाउस जो गैसें होती है उसके प्रभाव क्या होते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव क्या होता है, वो तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, ये इसका आप एक लाइन में या कुछ शब्दों में आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आने वाली सौर ऊर्जा तरंगों को अपने से होकर गुजरने देता है, लेकिन जो लघु बाहर जाने वाली पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को क्या है, रोकता है। इस प्रकार भूपृष्ठीय तापमान में तापमान को उस तापमान से ऊंचा रखता है। तो ये हो गया आपका तापमान में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव है। अगर हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से पैसेज पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, which is also commonly called the atmospheric effect। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, which gases are included in the greenhouse gases। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। एंड थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, टेम्परेचर अबव द thus it keeps the surface temperature above that temperature। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18वां। 19वें क्वेश्चन की तरफ आए हम। 19वां क्वेश्चन है आपका, ये भी 3 नंबर का ही है, लेकिन ये भी कैसा है, स्रोत आधारित क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय से रिलेटेड ये आपको चित्र दिख रहा होगा, जहाँ पे कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिख रही होगी, जहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे गिनती भी लिखी हुई है। क्वेश्चन पूछा गया उपरोक्त चित्र का सही नामकरण करना है, तो हिमालय पर्वत समूह यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमें दिखा रहा है। ठीक है, बोला गया दूसरा क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में सबसे बृहद हिमालय पूछा गया, बृहद हिमालय श्रेणी किस अंक पर दर्शाई गई है। अगर हम देखें, बृहद का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले हम 4 नंबर जो है, ये 4 नंबर हमारा राइट हो जाएगा, इस पर सबसे बड़ा दिखाया गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या 1 और 2 पर स्थित स्थलाकृति का नाम बतलाना है। तो यहाँ पे संख्या 1 और 2 पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपका पहला तो हो गया सिंधु जो गंगा है उसके मैदान। ठीक है, और दूसरा हो गया शिवालिक श्रेणी। ये आपको आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 19वां। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, नेम द अबव पिक्चर करेक्टली। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन ग्रुप से यहाँ पे प्रोफाइल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आगे देखें, वो ऑन विच नंबर इज द ग्रेटर हिमालयन रेंज शोन इन द अबव पिक्चर, तो 4। एंड नेम द टोपोग्राफी लोकेटेड ऑन नंबर 1 एंड 2। तो इंडो जो है गैंगेटिक
जो है प्लेन शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका जो है पार्ट 1 हम इसे यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस को। वीडियो आने में लेट इस वजह से हो गई है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बन के तैयार थी, लेकिन लाइट जाने की वजह से जो है वो लगभग मतलब वीडियो एंड होने वाला था, 1 मिनट रह गया था, 1-2 मिनट का एंड, जिस पे लाइट चली गई और वीडियो वो सेव नहीं हो पाई। तो मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा इसको बना के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, पूरा दिन लग गया था बनाने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइट का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, साथ में शोर का भी रहता है। तो इस वजह से वीडियो का एक टाइम हमें देखना पड़ता है कि कब बनाना है, और उस समय बनाए तो उस समय जो है लाइट चली जाए तो दुःख होता है। वीडियो लेट हो गई, इसके लिए सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और जो दूसरा पार्ट है वो ज़रूर लेकर आऊँ। कोशिश कर सकता हूँ मैं। आगे देखते हैं लाइट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वीडियो खराब हो जा रही है उसकी वजह से। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पार्ट 2। अगर आपने पेपर 1 भी नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 का लिंक भी जब मैं वीडियो बना लूँगा तो इसके नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।